आज रिया बहुत खुश थी क्योंकि वो आज फाइनली इतनी कोशिश के बाद अपने घर के शिफ्ट होने जा रही थी, वो भी वर्धमान सोसाइटी में। कितनी रिहायशी और सुंदर सोसाइटी है। ये सब सोच सोच कर ये उसके दिलो दिमाग मस्ती छाई हुई थी। सारा सामान दोपहर तक नए घर में शिफ्ट हो गया था। रिया अपने पति और 2 बच्चों के साथ सामान जमाने लगी। शाम तक सारा सामान जमाने के बाद चारों पूरी तरह से थक गए थे, इसलिए खाना होटल से मंगवा लिया। अब सब शांति से मिलकर खाना खा रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी। लगता है कोई है, रिया ने कहा। हाँ शायद, मोहित ने कहा। मैं देखता हूँ। मोहित जाकर दरवाज़ा खोला और देखा तो बाहर कोई नहीं था। मोहित को यह अजीब लगा क्योंकि उसके फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट थे। उनके सामने वाला फ्लैट नंबर 329 खाली था। तो फिर बेल बजी। मोहित ये सोच रहा था कि रिया ने आवाज़ लगाई, कौन है मोहित, कौन नहीं। मोहित अंदर गए। रिया ने फिर पूछा, कौन था। पता नहीं यार, बाहर तो कोई नहीं है, मोहित ने कहा। तो फिर डोरबेल किसने बजाई। रिया बोली, अरे होगा कोई, छोड़ो, खाना खाने दो मुझे, मोहित ने झुठलाकर कहा। सबने मजे से खाना खाया। फिर दोनों बच्चे सोने चले गए। रिया प्लेट्स उठाकर किचन में बर्तन साफ करने चली गई और मोहित हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। 10 बज रहे थे। फिर डोरबेल बजी। रिया चौकी और किचन से बाहर आए। मोहित ने जाकर देखा तो बाहर फिर कोई नहीं था। मोहित ने गुस्से से दरवाजा बंद किया और अंदर आ गए। कौन था, मोहित रिया ने पूछा। पता नहीं यार, मोहित बोले। तो फिर ये बार बार बेल कौन बजा रहा है। रिया बोली, शायद कॉलोनी के बच्चे होंगे, मोहित ने कहा। बच्चे, और इस वक्त 10:15 बज रहे हैं। मोहित, इस वक्त बच्चे ऐसी मस्ती कर सकते हैं, और फिर हमारा तो पूरा फ्लोर खाली है। जरूर कुछ गड़बड़ है, रिया सीरियस होते हुए कहा। अरे कुछ नहीं है रिया, बच्चे ही होंगे, नीचे या ऊपर के फ्लैट के बजा के भाग जाते होंगे। हम नए नए शिफ्ट हुए हैं ना, सो हमें परेशान करने के लिए कर रहे होंगे। तुम टेंशन मत लो डियर, मैं कल सेक्रेटरी से बात कर लूँगा इस बारे में। अब चलो सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है, कहते मोहित अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। रिया का मन अभी बातों में मानने को राजी नहीं था, पर आखिर वो इस टाइम पर फ्लैट में क्या कर सकती थी, इसलिए चुपचाप जाकर सो गए। आधी रात करीब 12 बजकर किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ें आने लगी, जिससे चौंक कर रिया हड़बड़ाकर उठ गई और घबराकर मोहित को उठाने लगी। मोहित मोहित मोहित, क्या हुआ रिया, क्यों चिल्ला रहे हो यार। मोहित, सुना न किचन से कैसी आवाज़ें आ रही। आवाज़ें, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। तुम्हारी ज़रूर कोई डरावना सपना देखा होगा। सो जाओ शांति से और मुझे भी सोने दो। नहीं मोहित, आई थी आवाज़, मैंने कोई सपना नहीं देखा यार, सीरियसली प्लीज़ मेरा यकीन करो। किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ें आ रही थी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू रिया, चलो मेरे साथ और बताओ मुझे कहाँ है आवाज़ें। मोहित झुलझुलाते हुए रिया का हाथ पकड़ के किचन में ले आया। जैसे वे दोनों किचन में आए, उनके होश ही उड़ गए। पूरा का पूरा किचन बिखरा पड़ा था। कराकरी सेट्स जमीन पर टूटे पड़े थे। कांच के गिलास, चीनी, मिट्टी के महंगे कप, प्लेट सब टूट चुका था। ये देखकर रिया लगभग रोते हुए बोली, मैंने कहा था ना मोहित, किचन में कोई है। मोहित को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने रिया को संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी रिया, पर आखिर ये कौन रहा है। कोई चोर तो नहीं घुसा है फ्लैट में। जरा देखो, कुछ चोरी तो नहीं हो गया। रिया और मोहित ने पूरा घर चेक कर लिया। सब सही था, कोई चोरी नहीं हुई थी। मोहित, सब ठीक है, कुछ चोरी नहीं हुआ है, और वैसे भी चोर भला बर्तन गिराकर हमें क्यों उठाएगा, कुछ तो जरूर है यहाँ, डरते हुए रिया बोली। फिर चौके घड़ी में देखा तो रात के 9:15 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है, मोहित बोला। आप इसलिए बच्चे तो नहीं हैं मोहित, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, रिया ने हाँफते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो यार, यहाँ जरूर कुछ न कुछ तो है, बट क्या है समझ नहीं आ रहा। डोरबेल लगातार बज रही थी। दोनों बच्चे भी डोरबेल की आवाज़ से जाग गए और उठकर हॉल में आ गए। क्या वो मम्मी पापा, बाहर कौन है। कोई नहीं बेटा, आप दोनों क्यों उठ गए इतनी जल्दी। कोई नहीं है बेटा, अभी देखता हूँ। नहीं मोहित, तुम दरवाजा नहीं खोलो, रिया चेक कर बोली।
रिया, क्या कर रहे हो तुम? बच्चों को डरा। आई एम सॉरी बट तुम्हारा दरवाजा नहीं खोलोगे। ओके, बट इस आवाज़ से हम सोएंगे कैसे? इतना सब होने के बाद तुम रोने की बात कर रहे हो। तुम्हें नींद कैसे आएगी मोहित? इतना सब क्या हुआ है? मम्मी, कुछ नहीं बेटा, आप आओ मेरे साथ सुलाती हूँ आपको। लेकिन मम्मी, ये आवाज़ कुछ नहीं है बेटा, वो डोरबेल ख़राब हो गई है इसलिए बजे जा रहे हैं। तुम दोनों ये का रुई अपने कानों में डालकर सो जाओ, नींद जल्दी आ जाएगी। रिया ने बहलाकर बच्चों को सुला दिया, पर वो मोहित पूरी तरह से खौफजदा हो चुके थे। डोरबेल अब भी बज रही थी। धीरे धीरे कोशिश करते हुए दोनों दरवाजे को पास पहुंचे। रिया ने मोहित को पकड़ रखा था। मोहित ने हिम्मत करके डोर खोला तो मोहित ने गर्दन हिलाकर इशारा किया कि बाहर कोई नहीं है। अब तो रिया मोहित दोनों डर रहे थे। मोहित उसे अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। रिया, प्लीज संभालो खुद को, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लो। कैसे हिम्मत से काम लूँ मैं मोहित? तुम जानते हो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं यार। हमने अपनी सारी सेविंग्स ये कर खरीदने में लगा दी, अब हम कहाँ जाएंगे? सब खत्म हो जाएगा। सब रोते हुए रिया बोली। हैव पेशेंस रिया, सुबह होने दो, कुछ न कुछ सॉल्यूशन जरूर होगा प्रॉब्लम का। मोहित और रिया ने इसी तरह डरते हुए पूरी रात गुजारी। सुबह होते ही दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मोहित और रिया अपने नीचे वाले फ्लोर में मिस्टर शर्मा जी के घर गए। शर्मा जी सोसाइटी के सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने रिया और मोहित की अच्छी आवभगत की। दोनों को चाय नाश्ता करवाने के बाद बोले, क्या बात है मोहित जी, कुछ परेशानी है क्या? आप और भाभी जी दोनों परेशान दिख रहे हैं। ये सुनकर मोहित और रिया ने एक दूसरे को देखा और फिर हिम्मत करके मोहित ने बीती रात की सारी बात शर्मा जी और उनको वाइफ को बताई। फिर मोहित आगे बोला, पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे शर्मा जी, बट ये सब सच है। हम दोनों की सारी रात भुगता है इसे। डोंट वरी मोहित जी, हमें आप पर विश्वास है। बस ये हमारे शौक डे की आखिर आपके फ्लैट में सब क्यों हुआ? मतलब क्या है आपका? रिया बोली, दरअसल बात यह है भाभी जी की, आप जिस फ्लैट में सामने जो फ्लैट है, फ्लैट 329, जी हाँ। तो मोहित बोला, वो एक हंटर फ्लैट है। शर्मा जी ने कहा, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? रिया ने कहा, जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ रिया जी, पूरी सोसाइटी उस फ्लैट की असलियत जानती है। यही तो कारण है जिसकी वजह से फ्लोर खाली पड़ा है और आप लोगों को इतने सस्ते में वो फ्लैट मिल गया, वरना आपको तो पता है सोसाइटी कितनी महंगी है। लेकिन शर्मा जी, आखिर फ्लैट नंबर 329 का सीक्रेट क्या है, प्लीज़ बताइए ना। मोहित बोला, दरअसल मोहित जी, 2 साल पहले फ्लैट में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। सबकी पति ने अपने पत्नी और बेटे दोनों की हत्या कर दी थी। तब से वो तीनों रूहें उस फ्लैट और में भटकती रहती हैं। अब आपकी बातों से लगता है कि उन आत्माओं को फ्लैट और फ्लोर के साथ साथ आपके फ्लैट मतलब पूरे 5th फ्लोर को ही कब्जे में कर लिया है। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएं? रिया सुबकते हुए बोली। धीरज रखो रिया, मोहित बोला। शर्मा जी, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन का तो पता नहीं, एक तांत्रिक को जानता हूँ, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। हाँ प्लीज़ हमें मिलवा दीजिए उनसे। हाँ, मैं उन्हें अभी कॉल करता हूँ। शर्मा जी ने बाबा को कॉल लगाया और सारी बात बताई। बाबा ने उस समय शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उनकी मदद को नहीं आ पाए। मोहित और रिया अब सारा सच जान गए थे। अचानक घर छोड़कर चले जाना उनके बस में नहीं था। दोनों में सो होकर वापस घर लौट आए। फ्लोर आते ही दोनों धड़कनें तेज हो गई। दोनों डरते हुए फ्लैट नंबर 329 पर नजर डाली और तुरंत नजरें झुकाकर अपने फ्लैट में आ गए। दरवाजे भी तुरंत बंद कर दिया। तभी बच्चे स्कूल से लौट आए। जैसे बच्चों ने बेल बजाई, मोहित और रिया पूरी तरह डर गए। उन्होंने रात की तरह दरवाजा नहीं खोला तो बच्चों ने आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी। बच्चों की आवाज़ सुनकर रिया तुरंत दरवाजा खोले। बच्चे चकते हुए अंदर आ गए। तभी मोहित की नज़र दीप के हाथ में पकड़ी टाई कार पर पड़ी। दीप बेटा, ये खिलौना किसने दिया तुम्हें? मोहित ने पूछा। ओ पापा, मुझे मेरे न्यू फ्रेंड ने दिया है। न्यू फ्रेंड? और रिया बोली, वो मेरी मम्मी हमारे नेबर ही हैं, ऋषि नेबर। मोहित जी ने कहा, पापा वो हमारे सामने फ्लैट में ही रहता है, मुझे लिफ्ट में मिला था। क्या? मोहित चीखा। रिया, दीप ने क्या कहा? सुनो तुमने? हाँ दीप, फेंको इसे, कहते हुए रिया ने खिलौना
दीप के हाथों में खींचकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे रिया ने खिलौना फेंका, दीप चक्कर खाकर फर्श पर गिर गया। रिया और मोहित उसे संभालने की कोशिश करने लगे। दीप, उठो उठो बेटा प्लीज। रिया रोते हुए, मोहित भी दीप को उठाने की कोशिश कर रहा था। दीप तेज बुखार से तड़प रहा था। रिया और मोहित ने कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। आखिर मोहित जी तेजी से भागा और शर्मा जी को सब बताया। शर्मा जी ने तुरंत सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर गुप्ता को इन्फॉर्म किया और उन्हें साथ लेकर मोहित के घर चले गए। डॉक्टर गुप्ता ने चेकअप करके दवाई लिखी। मोहित बिना एक पल गवाए दवाई ले आया। दवाई के अंदर दीप के होश नहीं आया और न ही बुखार उतरा। शर्मा जी परिस्थितियों की गंभीरता को समझते हुए वे तुरंत मोहित, रिया और सोनल को अपने साथ घर ले आए। फिर पंडित जी को बुलाकर शांति पूजा संपन्न कराई। उनके फ्लैट के बाहर पंच धातु या यंत्र लगा हुआ था जिसके अंदर कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। बस इसी कारण वो सुरक्षित थे। दीप का बुखार भी अब कम होने लगा था। उसे होश आ गया था। शर्मा जी सभी को रात में अपने घर में बिताने की सलाह दी, जिससे रिया और मोहित की जान में जान आई, क्योंकि उनके घर में वो रात सटे नहीं कर सकते थे और तोड़ फोड़ करने की आवाज़ इतनी तेज थी कि शर्मा जी ने फ्लैट में सुनाई दे रही थी। सबके सब डरे सहमे हुए थे। पंडित जी निरंतर हवन कर रहे थे, जिससे वे आत्माएं ज़्यादा गुस्से में तड़प रही थी। ऋषि की आत्मा बार बार दीप को बुला रही थी, दीप कहाँ हो, दीप कहाँ हो, दीप कहाँ हो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो, दीप ही। और फिर शर्मा जी के फ्लैट में बाहर टॉय कार चलने की आवाज़ आने लगी। सभी पूरी तरह डर के मारे कांपने लगे। सोनल और दीप मारे डर के रोने लगे। मोहित और रिया उन्हें संभालकर खुद को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बाहर से कभी पायल की आवाज़ आती तो किसी औरत के रोने की, कभी एक आदमी भारी आवाज़ आती और सब कुछ शांत हो जाता। कभी वो आदमी अपनी बीवी को जोर जोर से पीटता और औरत को बच्चे के रोने की चीखने आवाज़ आती। शून्य वातावरण में गूंज उठती। खैर जैसे तैसे वो रात गुजरी। अगले सुबह होते मोहित ने मजदूर बुलवाकर फ्लैट खाली करवा दिए। घर का लगभग आधे से ज़्यादा सामान टूट फूट चुका था। टीवी, मोबाइल, ड्रेसिंग टेबल, मिक्सर ग्राइंडर, सब कुछ भूतों की बीती रात हुई तांडव की बलि चढ़ चुका था। रिया, सोनल और दीप को ऊपर ही नहीं गए थे। उन्हें तो मोहित सीधे अपने फ्रेंड के फ्लैट पर भेज दिया था, जिसे मोहित ने इमरजेंसी में तुरंत रेंट पर लिया और मोहित और रिया को कभी मुड़कर वृंदावन सोसाइटी की तरफ नहीं देखा। आज भी उनका फ्लैट खाली पड़ा है। वे सब झूठ बोलकर धोखे से किसी और मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन उनका अपने घर का सपना, अपना घर होते हुए भी अधूरा रह गया।